हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जनवरी 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, जरा गौर करें दोस्तों। प्रश्न है, अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में कब से होने लगा था? तो ध्यान रखें, 11वीं शताब्दी से। 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, विद्यापति की। विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। क्या है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा एवं डॉक्टर वुलर। डॉक्टर वुलर। इनमें से पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन से विद्वान शामिल नहीं है? तो दोस्तों, सर्वथा अप्रामाणिक, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें, तो वह विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ठीक है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल नहीं है। ठीक है। इनके अलावा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा एवं डॉक्टर वुलर, ये सभी क्या हैं? सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर आपको दोस्तों पृथ्वीराज रासो के संबंध में उसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता, इसके संबंध में अगर आपको प्रश्न चाहिए अच्छे, ठीक है, अच्छे प्रश्न चाहिए, तो आप मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस की भक्ति काल की जो वीडियो है आप उन्हें देखें। ठीक है। उसमें आपको मिल जाएंगी सारी रचनाएं। ठीक है ना, सारी रचनाएं कह रही हूँ, सभी जो भी विद्वानों के जो भी कथन है वो भी मिल जाएंगे, और आपको किसने क्या माना है पृथ्वीराज रासो को, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। आपके पास समय हो तो आप एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियोस जरूर देख लेना। ठीक है। थोड़ी सी स्टार्टिंग की वीडियोस रही हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कंटेंट बहुत जबरदस्त है। ठीक है। तो ध्यान से देखें उसे। बाकी जिन भी दोस्तों को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो वो सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, और सभी प्लेलिस्ट को देखें। ठीक है। और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दे जरा, यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं। क्या है? मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखें, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं दोस्तों, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। ठीक है। अमीर खुसरो नाम याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो ध्यान रखें, माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की उपासना थी मीराबाई की। ठीक है। मीराबाई का मलार, मीराबाई का सोठा, ठीक है, राग गोविंद, ये कुछ इनकी, और एक क्या बोलते हैं, नरसिंह जी का मायरा। ठीक है। कुछ इस तरह की कृतियां हैं मीराबाई की, ध्यान रखेंगे। ठीक। बाकी इनके गुरु और इनकी दास्य भावना, यानी कि जो उपास्य भावना है, उसके बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है क्या। ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुगड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुगड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? तो ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थानी पंजाबी
मिश्रित खड़ी बोली। क्या है? राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। ये क्या है? सद्दूकड़ी भाषा से अभिप्राय है। किसका? कबीर का। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। किसका? सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, और सद्दूकड़ी से अभिप्राय क्या है? यानी राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को हम सद्दूकड़ी भाषा कहते हैं। हम नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने सद्दूकड़ी भाषा कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कबीर की वाणी से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने कबीर की वाणी को लेकर अलग अलग बातें बताई हैं। ठीक है, अपने मत दिए हैं। तो आप वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोस देख लें, आप उसमें आपको चीजें डिटेल से पता चल जाएंगी। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये बात भी याद रखें। एक ने कहा पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को, तो अलग अलग मत रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। सुजान कुमार किसका नायक है? तो ध्यान रखें, सूफी प्रेम आख्यान चित्रावली का। ठीक है, एक सूफी प्रेम आख्यानक काव्य है दोस्तों। क्या? चित्रावली। ठीक है, चित्रावली किसका है? ये है उस्मान की रचना। ठीक है, उस्मान की रचना है चित्रावली, जिसके नायक हैं कौन? सुजान कुमार, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। सखी हूँ श्याम रंग रंगी। क्या है? सखी हूँ श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ध्यान रखें दोस्तों, गदाधर भट्ट की काव्य पंक्तियां हैं। क्या? सखी हूँ श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, माही है। ठीक है, सूरत माही पगी। तो ध्यान रखें, गदाधर भट्ट की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दे। ठीक है, दोहा है एक। क्या है? तिये सैसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रातः समय निशिध्योस के दुवौ भाव दर्शात। प्रातः समय निशिध्योस के दुवौ भाव दर्शात। तो दोस्तों, दोहे में नायिका की अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? प्रश्न ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखें, नायिका की नवोढ़ा अवस्था का वर्णन किया गया है दोहे में। दोहा क्या है? तिये सैसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिध्योस के दुवौ भाव दर्शात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। क्या है? जगत जनायो जीही सकल, सो हरि जान्या नाही, ज्यो आँखिन सब देखियई आँखी न देखी जाही। तो दोस्तों, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखें, उदाहरण अलंकार कहाँ होता है दोस्तों? ध्यान रखना, जैसे ज्यों त्यों, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने। जगत जनायो जिही सकल, सो हरि जान्या नाही, ज्यो आँखिन सब देखियई आँखी न देखी जाही। तो उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखें दोस्तों, उदाहरण अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। क्या है प्रश्न? मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक देखने को कहाँ मिलता है? ये होगा प्रश्न कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास किस रूप में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रबंधकार के रूप में। किस रूप में? प्रबंधकार के रूप में मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गौर करेंगे दोस्तों, क्या है? डैश रचना ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। ध्यान से सुने, डैश रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है। क्या है? यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संबंध में है? तो ध्यान रखें, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र काव्य रचना है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसमें कहा है उन्होंने, किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा? रचना ना तो, ठीक है, रचना यानी कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र रचना ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, उसके संबंध में पंक्तियां हैं, रचना कुरुक्षेत्र के संबंध में। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया, बन बिंदु शून्य में पिघल गया, पर सांप, ये पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई हैं? तो ध्यान रखें, हवाई अड्डे पर विदा से, हवाई अड्डे पर विदा आगे की कविता है, जिससे ली गई पंक्तियां हैं उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया, पर सांप। ठीक है, तो ये पंक्तियां आगे की कविता से ली गई हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये क्या है? एक कविता संग्रह है ठंडा लोहा, जिसके रचनाकार है दोस्तों धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के, किसके? मध्य वर्गीय बनिया समाज, बनिया होते हैं ना जो ये व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, तो बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किसमें किया गया है? तो ध्यान रखें दोस्तों, एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। कौन सा उपन्यास? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, जिसमें मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण किया गया है। कैसा चित्रण? यथार्थ चित्रण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है। ठीक है, गौर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो शीर्षक में कहानी लिखा है, तो आप इसे कहानी ना समझ बैठे, ये दोस्तों पूरा एक टाइटल है, यानी शीर्षक है रचना का। ठीक, और ये विधा है किसकी? तो ध्यान रखें, इसकी विधा है उपन्यास। ठीक है, गलती नहीं करनी, चीजों को ध्यान से समझना है। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करेंगे। क्या है प्रश्न? कामकुंठा का शिकार स्त्री, कामकुंठा का की, ऐसे है ये प्रश्न, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किसमें किया गया है? तो ध्यान रखें दोस्तों, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। किसमें? सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसका है? पहली बात तो ध्यान रखें, विशंबरनाथ कौशिक जी का, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, 1913 में आया हुआ नाटक है रक्षाबंधन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन। ठीक, याद रखेंगे।
रचना को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करिए दोस्तों, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर किसके द्वारा कृत है? तो क्षेमीश्वर कृत है चंड कौशिक। क्षेमीश्वर कृत नाटक है कौन सा? चंड कौशिक, ठीक है, के आधार, किसके आधार पर लिखा गया है? तो ध्यान रखें, सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा एक बार फिर से, प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्षेमीश्वर, ठीक है, क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक, क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया कौन सा नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि क्षेमीश्वर द्वारा रचित चंड कौशिक नाटक के आधार पर लिखा गया नाटक है। कौन सा? सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जरूर याद रखें कि क्षेमीश्वर नाटक पर क्षेमीश्वर द्वारा क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थोपक्षेपक क्या है? अर्थोपक्षेपक क्या होते हैं? तो ध्यान रखें, या अर्थोपक्षेपक के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्यान रखें, 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, ठीक। अब देखें अगला प्रश्न क्या है, गौर करना जरा। कल्चर एंड एनार्की, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसे ऑन चर्च एंड स्टेट, क्या है? एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, तथा द कॉकटेल होगा, ये कॉकलेट लिखा हुआ है, गलत लिखा है ये, ठीक है, द कॉकटेल पार्टी। इनमें से मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, कॉकटेल पार्टी, कॉकलेट नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, चॉकलेट थोड़ी है, कॉकलेट चॉकलेट, ये क्या हो जाएगा? टाइपिंग एरर है दोस्तों, ध्यान रखें, कॉकटेल पार्टी है, ठीक। तो द कॉकटेल पार्टी ये क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बाकी कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसे ऑन चर्च एंड स्टेट, ठीक है, ये सभी क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा प्रश्न में मुझे डाउट है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करना कि ये तो एक बार देख ही लो, ठीक है, लेकिन इसे डाउट में लगाओ। आप मेरी प्लेलिस्ट देखना, कौन सी? महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार, उसमें मैंने ये सारी रचनाएं ली हैं, ठीक है, और इनके रचनाकार भी। तो आपको समय मिले तो एक बार पाश्चात्य रचनाओं को एक बार जरूर देखना, ठीक है। आपके सारे डाउट, अगर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो अभी प्रश्न में है उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, द कॉकटेल पार्टी मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना नहीं है, ये बात याद रखें, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें विद्यापति की रचनाओं पर, ठीक है। 14वीं शताब्दी के कवि हैं कौन? विद्यापति, ठीक है। इनकी रचना है कीर्ति लता, फिर है भूप परिक्रमा, फिर है पुरुष परीक्षा, फिर है कीर्ति पताका, ठीक है। कौन कौन सी रचना है? जरा ध्यान दे, क्रम से पूछ रहे हैं दोस्तों। अक्सर हम क्या देखते हैं किताबों में, कीर्ति लता और कीर्ति पताका साथ में लिखी होती हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले है कीर्ति लता, अवहट भाषा में है, ठीक है, भू परिक्रमा, फिर है पुरुष परीक्षा, ठीक है, फिर है कीर्ति पताका। तो याद रखेंगे ये सभी क्या हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं, जो कि लेखन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में है। किसके अनुसार? तो ये भी याद रखें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार। किसके अनुसार? रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या है? रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले है चिंतामणि। कौन? चिंतामणि। इनका समय क्या है? 1609 ईस्वी,
चिंतामणि का समय है 1609 ईस्वी। फिर है दोस्तों महाराज जसवंत सिंह। कौन? महाराज जसवंत सिंह। इनका समय है 1626 ईस्वी, 1626 ईस्वी। फिर है दोस्तों देव। देव का समय है 1673 ईस्वी, 1673 ईस्वी। फिर है दोस्तों भिखारी दास। कौन? भिखारी दास। इनका समय क्या है? 1721 ईस्वी। क्या है? 1721 ईस्वी। ठीक है, अब जरा ध्यान दे, एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले है चिंतामणि, इनका समय है 1609 ईस्वी। चिंतामणि का समय है 1609 ईस्वी। फिर है महाराज जसवंत सिंह, इनका समय है 1626 ईस्वी, 1626 ईस्वी। फिर है दोस्तों देव। देव का समय है 1673 ईस्वी, 1673 ईस्वी। फिर है दोस्तों भिखारी दास। कौन? भिखारी दास। ठीक है, तो इनका समय है 1721 ईस्वी। ठीक है, और ध्यान रखें भिखारी दास रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं भिखारी दास। और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य कवि भी माना है। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, और भाषा भूषण किसकी रचना है? तो महाराज जसवंत सिंह जी की रचना है, ये बात याद रखें। और भिखारी दास की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय याद रखेंगे। ठीक है, देव की अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, दिमाग से स्किप कर रही है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर करें। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है दोस्तों, इनके बारे में प्रश्न जरूर पूछते हैं, ध्यान देना जरा। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ध्यान दे जरा। पहली बात तो ये जो रचनाएं अब आप पढ़ेंगे श्रीधर पाठक जी की, ये कैसी रचनाएं हैं? ये अनुवादित रचनाएं हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ जी की रचनाएं हैं। ठीक, तो उनका अनुवाद किया है, अंग्रेजी में रचनाएं हैं गोल्ड स्मिथ की, जिनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया किसने? श्रीधर पाठक जी ने। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, इनकी एकांतवासी योगी, कौन सी रचना? एकांतवासी योगी। ठीक है, फिर है उज्जड़ ग्राम। ठीक है, फिर है श्रांत पथिक। फिर है सांधे आटन। कौन सी? सांधे आटन। ठीक है, तो उज्जड़ ग्राम की शायद ये है द डेजर्ट करके कुछ नाम है, अभी दिमाग से निकल रही हैं सारी चीजें। ये श्रांत पथिक द ट्रेवलर करके है, ऐसा कुछ नाम है। एकांतवासी का ऐसा ही कुछ नाम है, अभी ध्यान से निकल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार अपनी किताबों में देखना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप देखें, यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं, उनका अनुवाद है। ठीक है, तो सबसे पहले है एकांतवासी योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी। फिर है उज्जड़ ग्राम। फिर है श्रांत पथिक। कैसा पथिक? श्रांत पथिक। ठीक है, फिर है सांधे आटन। चारों की चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसकी हैं? श्रीधर पाठक जी की अनुवादित रचनाएं हैं और सही अनुक्रम में है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, तो आज पढ़ाई हो रही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? एक बार और सुने दोस्तों, जरा ध्यान दें। क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा गौर करें। सबसे पहले निराला की रचना है गीतिका। कौन सी? गीतिका। कब आई? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में आई हुई रचना है गीतिका। फिर आई दोस्तों निराला की अगली रचना अड़िमा। कौन सी? अड़िमा। कब आई? तो ध्यान रखें 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी। फिर आई दोस्तों अर्चना। कौन सी? अर्चना। 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में आई हुई रचना है अर्चना।
ठीक, ये भी निराला की रचना है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों आराधना। आराधना कब आई? तो ध्यान रखें 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में आई हुई रचना है आराधना। ठीक, अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं, सही अनुक्रम में है, ध्यान दे जरा। सबसे पहले है गीतिका 1936 ईस्वी, फिर है अणिमा 1943 ईस्वी, फिर है अर्चना 1950 ईस्वी, फिर है आराधना 1953 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी रचनाओं को। गौर करें, अगला प्रश्न है क्या? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले देखें हिंदी नाटक कौन सा? अंधा कुआं। अंधा कुआं, ठीक है, जरा ध्यान दे। एक नाटक है अंधा कुआं, एक नाटक है अंधा युग। अब जरा ध्यान देना दोस्तों, ठीक, दोनों ही नाटक 1955 में आए हुए हैं। कब? 1955 में आए हुए नाटक है, लेकिन दोनों के नाटककार अलग हैं। ठीक, अंधा कुआं, अंधा कुआं नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। जबकि अंधा युग किसका नाटक है? तो ध्यान रखें, धर्मवीर भारती जी का। किसका? धर्मवीर भारती जी का नाटक है अंधा युग, जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, ये बात याद रखें। इसी तरह एक उपन्यास भी है, कौन सा? आधा गांव। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का। राही मासूम रजा। तो एक जैसी दिखने वाली रचनाएं, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से करेंगे आप। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए प्रश्न ऐसी जगह से ही बनते हैं। ठीक, अब ध्यान दें, यहाँ पर एक है नाटक बकरी। अंधा कुआं आया, इसके बाद बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। फिर है दोस्तों एक तारे की आंख। कौन सा? एक तारे की आंख। फिर है कौन सा? तो ध्यान रखें, कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल, ठीक है, जिसके पात्र हैं रामचंद्र। ठीक, तो ध्यान रखें, सबसे पहले नाटक है अंधा कुआं, फिर है बकरी, फिर है एक तारे की आंख, फिर है नाटक कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी हिंदी नाटक हैं, सही अनुक्रम में है। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले रचना है रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित है रानी केतकी की कहानी। कब आई? 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में आई हुई कहानी है रानी केतकी की कहानी। फिर है दोस्तों वामा शिक्षक, उपन्यास है ये, वामा शिक्षक। ठीक है, कब आया? 1872 में। ठीक है, 1872 में आया हुआ उपन्यास है वामा शिक्षक। ठीक, इसके बाद आया उपन्यास भाग्यवती। कौन सा? भाग्यवती। कब आया? 1877 में, 1877 में। किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान रखें, श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा रचित है भाग्यवती। कब आया? 1877। ठीक, फिर आया उपन्यास परीक्षा गुरु। कौन सा? परीक्षा गुरु। कब आया दोस्तों? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से सुने सभी रचनाओं को, जरा गौर करना। सबसे पहले रचना रानी केतकी की कहानी कब आई? 1803 ईस्वी में। फिर आया वामा उपन्यास, ठीक है, वामा उपन्यास, ठीक, 1872 में। ठीक, ये सारे उपन्यास ही हैं, ध्यान रखना, उपन्यास है सारे। ठीक, फिर है भाग्यवती। भाग्यवती कब आया? 1877 में, 1877। फिर आई रचना परीक्षा गुरु। कब आई? 1885 में। 1885 में। ठीक है, समय जरूर याद रखें दोस्तों, समय जरूर पूछा जाता है, तो आपको क्रम याद रखने के लिए समय का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी पहली, अंतिम रचनाएं और अधूरी रचनाएं, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है हर रचनाकार की। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।